जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोग का बहुत सारा रिक्वायरमेंट था, बहुत सारे जॉब लोग जो है साथी जॉब भी कर रहे थे, तो डेली का जो है क्वेश्चन मांगने का प्रयास कर रहे थे। उसके लिए भी हम कोशिश किए हैं, जो आप लोग का एक टेलीग्राम पेड ग्रुप बना दिए। इसमें क्या होगा, जो प्रत्येक दिन जो यहाँ आप लोग का ऑफलाइन क्लासेज चलती है, जो टेस्ट चलती है, वो भी आप लोग को मिलते रहेगी। तो इस वीडियो में जो नंबर है उस नंबर पे आप संपर्क करके जो है डेली का ग्रुप डिस्कशन के साथ साथ डेली का क्वेश्चन भी आप ले सकते हैं। जो होमवर्क चलती है वो भी आप जो है याद कर सकते हैं और ग्रुप डिस्कशन के साथ तैयारी कर सकते हैं। चलिए, आज जो होमवर्क कल जो होमवर्क दिया गया था उससे हम प्रश्न पूछते हैं, जो कि आपका ज्ञान बिंदु जीएस से जो है 3rd एडिशन का बुक है, उसमें सेट नंबर 4 का 25 से 50 तक ना। चलिएगा, बताना है आपको अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद किस आर्टिकल में? सही है, आर्टिकल 16 हो जाएंगे। सही है। इसके बाद रहेगा समता या समानता का अधिकार किस आर्टिकल में? सही है, 14 से 18 में है। सही है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में हो जाएंगे। सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। सही है। अल्पसंख्यक के वर्गों के हित के संरक्षण में अधिकार 29। सही है। इसके बाद रहेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सही है, आर्टिकल 32 हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा किसी भी व्यक्ति को जो है, जो परमवीर चक्र हो गया या आपको भारत रत्न हो गया, किस आर्टिकल के प्रयोग से दिया जाता है? सही है, आर्टिकल 18 के प्रयोग करके ही दिया जाता है। इसके बाद बताएगा अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 में वर्णित है। सही है। लोक नियोजन के विषय में अवसर अभी जस्ट देख ली, हाँ यही था आपका अवसर की समानता यानी आर्टिकल 16 हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा फ्रांस के शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? सही है, बुर्बो राजवंश से था। सही है। इसके बाद बताएगा फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था वो कब हुआ था? डेट याद रखिएगा, 14 जुलाई 1789 को, क्योंकि 14 जुलाई को ही जो बाल्टिक किला कर सकते हैं या कहीं कहीं बाल्टिक किला लिखा मिलता होगा, तो उसको जो है ध्वस्त कर दिया गया था और उसी दिन जो है आपका फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हुआ था। डेट 14 जुलाई 1789 को। इसके बाद बताएगा ये जो लुई 16वां था, इसकी जो है मृत्यु कैसे हुआ था? लुई 16वां, सही है, फांसी दे दिया गया था। सही है। पैलेस डी लॉ कॉन्कार्ड के द्वारा जो है फांसी दिया गया था। सही है। इसके बाद बताएगा फ्रांस का राष्ट्रगान रॉजेट दी लाइन द्वारा रचित जो है कौन सा है? मार्सिले। सही है, मार्सिले हो जाएंगे। इसके बाद रस संवेदी ग्राही किसका पता लगाते हैं? सही है, स्वाद का पता लगाते हैं। मानव शरीर में ये बताना है जो कितने स्वाद कलियां पाई जाती हैं? 2000 से 5000 के लमसम में जो है स्वाद कलियां पाई जाती हैं। हाँ, स्वाद कलियां की बात करेंगे तो 2000 से 5000 के राउंड में जो है स्वाद कलियां पाई जाती है। इसके बाद बताना है जो आप लोग रसगुल्ला खाते हुएगा, तो ये जीभ के किस भाग जो है ये पता चलता है ये मीठा है, तो अग्रभाग। सही है, यानी जो है मीठेपन की जो है स्वाद आपको जीभ के अग्रभाग से देता है। इसके बाद अगर खट्टेपन की बात करेंगे तो सही बोल रहे हैं, साइड से खट्टे और नमकीन दोनों साइड से देता है। सही है, जीभ के साइड से देता है। और करवा जो होता है वो पीछा, यानी जीभ के पिछला भाग से जो है करवाहट पता लगता है। जैसे करेला खा रहे हैं तो उसका स्वाद जो है करवाहट है, तो वो जीभ के पिछले भाग से जो है हमें पता चलता है। और उसका अगर हम सीक्वेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले जो है आपका मीठा है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो नमकीन हो गया, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो खट्टा हो गया, और इसके बाद बात करेंगे तो करवा हो गया। तो ये आपका सीक्वेंस है आगे से पीछे तक का। इसके बाद बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा ये तो आपको पूछा गया था, कौन सा प्रतीक सही है बताना। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H। सोडियम का Na। पोटेशियम का K। आयरन का Fe। सही है। आर्सेनिक का As होता है। सही है। सिल्वर का Ag। सही है। टीन का Sn। सही है, टीन का Sn प्रतीक। एंटीमनी का Sb। एंटीमनी का जो है Sb होता है, याद रखिएगा। टंगस्टन का W। सही है, W हो जाएंगे। गोल्ड का Au। सही है। मरकरी का Hg। लेड का Pb। सही है। रेडॉन का Rn होता है। जिसमें बताना हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना? 1। सोडियम का 11। पोटेशियम का परमाणु संख्या 18। पोटेशियम 19 पोटेशियम का 19। आयरन का 26। आयरन का 26 यानी लोहा वही है, तो आयरन का 26। आर्सेनिक का 33। आर्सेनिक का आपका 33 हो जाएगा। और जर्मेनियम का 32। तो याद रखिएगा, जर्मेनियम 32 और आर्सेनिक 33। इसके बाद था सिल्वर का 47। सही है, परमाणु संख्या 47 हो जाएंगे। टीन का परमाणु संख्या 50। सही है। एंटीमनी का
51, याद रखिएगा, पहले टीन है 50, उसके बाद एंटीमनी 51 हो जाएंगे। टंगस्टन का परमाणु संख्या 74, याद रखिएगा ये भी 74। इसके बाद गोल्ड की परमाणु संख्या 79, सही है 79। मरकरी का 80, यानी मरकरी का 80, यानी पारा की बात करेंगे तो आपका 80 हो जाएंगे परमाणु संख्या। लेड की परमाणु संख्या यानी सीसा 82। इसके बाद क्या था, रेडॉन, रेडॉन का परमाणु संख्या 86, रेडॉन का 86, याद रखिएगा, एक बार फिर से करेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, आयरन का 26, आर्सेनिक का 33, जर्मेनियम का 32, सही है। सिल्वर का 47, टीन का 50, एंटीमनी का 51, टंगस्टन का 74, गोल्ड का 79, सही है 79। मरकरी का 80, सही है। लेड का 82, इसके बाद रेडॉन का 86। इसके बाद देगा चिली की राजधानी कहाँ, सही है सेंटियागो हो जाएंगे, सही है सेंटियागो। उरुग्वे की राजधानी सही है मोंटेवीडियो, सही है। ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, आप 66वीं या 67वीं में देखिएगा तो ये पूछा गया। इसके बाद देगा इसका मुद्रा क्या है, उरुग्वे की मुद्रा क्या है, पीसो हो जाएंगे, सही है। गुयाना की मुद्रा क्या चीज, इसका भी पीसो ही है। हाँ, उरुग्वे का भी जो है मुद्रा जो आपका पीसो ही है। इसके बाद रहेगा और सारा पीसो होगा, बहुत सारा है, जैसे कि अर्जेंटीना का भी पीसो है, फिलीपींस का भी पीसो है, तो बहुत सारा का है। इसके बाद देगा गुयाना की राजधानी कहाँ है, जॉर्ज टाउन, और इसकी मुद्रा डॉलर, सही है। पेरू की राजधानी लीमा, सही है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, सही है। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो, सही है। और इक्वाडोर की मुद्रा क्या है, यूएस डॉलर, सही है, यूएस डॉलर हो जाएंगे, सही है। बोलीविया की राजधानी लापाज, सही है, बोलीविया की राजधानी लापाज। इसके बाद है बरमुंडा की राजधानी हैमिल्टन, और इसकी मुद्रा क्या है, डॉलर है, सही है। बहामास की राजधानी नसाउ, और इसकी भी मुद्रा डॉलर है। तो एक आपको राजधानी या मुद्रा में से क्वेश्चन आपको मिल सकती है, हाँ वही कर रहे हैं जो वो मिल सकती है, इसलिए आप जो है अभी से ही 5-5 करके जो है, या मैप में या कहीं से भी आप ध्यान से उसको देखिए पूरा वर्ल्ड को। इसके बाद देगा एक क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अल नीनो का प्रभाव नहीं है, बताना है आपको। यह पेरू तट के जो है जल के तापमान को अधिक करता है, ये सही है गलत है, सही है, यही सही है। ये ऑप्शन जो था आपको यहाँ पे लिखा हुआ था कम करता है, लेकिन ये गलत यहाँ लिया था, तो हम उसको सही करके दिए, जो अधिक करता है ना, तापमान अधिक करता है, 10 डिग्री सेल्सियस लमसम बढ़ा देता है, सही था, गर्म करेगा, तो यही आपको था। इसके बाद देगा यूनेस्को की मुख्य कार्य क्या है, सही है, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय शांति सहयोग में जो है प्रदान करती है संस्थान। इसके बाद बताना है यूनेस्को का जो है स्थापना कब हुआ था, सही है 1945 में हुआ था, सही है 1945। इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है, सही है। और उस दिन हम पूछे थे यूएनडीपी की स्थापना कब हुआ था, 1965, याद रखिएगा, यूएनडीपी की स्थापना 1965 में हुआ था। और यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, जो बोल रहे हैं सही है, यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और स्थापना 1965 में हुआ है। इसके बाद यूनिसेफ का मुख्यालय की बात की तो पेरिस फ्रांस है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे यूनेस्को है ना, यूनेस्को पेरिस फ्रांस हो जाएगा, और यूनिसेफ की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क हो जाएगा, हाँ यूनेस्को पेरिस फ्रांस, यूनिसेफ न्यूयॉर्क। और इसके बाद भी हम क्या बताएं, यूएनडीपी वो भी न्यूयॉर्क। इसके बाद रहेगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है, सही है पूर्णिया हो जाएंगे, सही है पूर्णिया हो जाएंगे। अगर हम बात करेंगे पूर्णिया में कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं, सही है 59.06% मात्र लोग साक्षर है वहाँ। इसके बाद देगा सबसे अधिक साक्षरता दर जो किस जिला का है, बिहार का, सही है रोहतास का है, कितना प्रतिशत लोग साक्षर है, सही है 73.37%। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, रोहतास का सबसे ज्यादा साक्षरता है जो कि 73.37। दूसरा स्थान भी आप याद रखिए, क्योंकि दूसरा स्थान ज्यादातर पूछा जाता है तो पटना का है, जो कि पटना की बात करेंगे तो 70.68 ना 70.68% है। और तीसरे स्थान पर भोजपुर है, भोजपुर याद रखिएगा। तो बिहार में सबसे साक्षरता जो है अगर जिला की बात की तो रोहतास है, दूसरे स्थान पे पटना है और तीसरे स्थान पे भोजपुर है। अगर हम न्यूनतम में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य का, पूर्णिया का। दूसरे स्थान पर किसका है,
दूसरे स्थान पे अगर हम बात करें तो कटिहार का है, उधर का ही क्षेत्र है, कटिहार का हो जाएगा। इसके बाद तीसरे स्थान की बात करेंगे तो सीतामढ़ी। तो न्यूनतम में अगर हम बात किए तो पहले स्थान पे किसका, पूर्णिया का, दूसरे स्थान पे कटिहार का और तीसरे स्थान पे सीतामढ़ी का। अधिकतम में बात करें तो रोहतास पहले स्थान, दूसरे स्थान पटना का है और तीसरे स्थान भोजपुर का। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर्जा किस जिला का, ये भी रोहतास जिला का है, जो कि कितना प्रतिशत है, तो 82.88% है। हालांकि आप ये याद नहीं रख सकते हैं तो बिहार का ओवरऑल जो है पुरुष साक्षरता दर याद रखिए, हाँ, जो कि 72% लमसम में जो है पुरुष साक्षरता दर पूरा बिहार का है। इसके बाद बताएगा अगर हम बात करेंगे, इसके बाद अगर हम बात करेंगे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता तो आपका रोहतास हो गया। दूसरे स्थान पर हम पुरुष साक्षरता की बात करेंगे, सबसे ज्यादा किस जिला का है, तो नहीं, ये भोजपुर का है, भोजपुर का है। पुरुष साक्षरता दर की अगर हम बात करेंगे बिहार के जिला में जो सबसे ज्यादा तो रोहतास है और दूसरे स्थान पे भोजपुर का है और तीसरे स्थान पे बक्सर है। इसके बाद महिला साक्षरता दर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा महिला साक्षरता किस राज्य का, किस जिला का, रोहतास जिला का है, सही है। और सबसे कम अगर हम साक्षरता की बात करेंगे तो महिला में साक्षरता, सही है, महिला में साक्षरता कम जो है सहरसा में ही हो जाएंगे और मात्र 41.68% है। दूसरे स्थान पे मधेपुरा की भी साक्षरता बहुत ही कम है, 41.74% है। इसके बाद में बिहार की साक्षरता दर की बात करें कितना प्रतिशत है, 61.8%, सही है, 61.8% है। जिसमें पुरुष साक्षरता दर की बात करें लमसम में कहीं कहीं 72 देगा और कहीं कहीं 71.2 देगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो आप लमसम याद रखिए, हर जगह हर बुक देता है और कभी आपको ऑप्शन ऐसा देगा नहीं, तो याद रखिएगा लमसम में जो है आप 71.3 रखें या 72 ऑप्शन रहे तो आप मार दीजिए। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया आपसे लेकिन ऑप्शन नहीं था ऐसा। हाँ, इसके बाद देगा दूरी समय ग्राफ का ढलान जो है देता है, क्या देता है, चाल, सही है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, आप देख सकते हैं यहाँ से भी निकल जाएगी। इसके बाद देगा जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है तब इसकी क्या एक समान रहती है, चाल एक समान रहता है, सही है, चाल एक समान रहता है। जब कोई जो है वृत्तीय गति पर जो है गति कर रहा है तो उसमें एक समान क्या रहेगा, चाल ही एक समान रहेगा, सही है, चाल ही एक समान रहती है। कालाशोक किस राजवंश से संबंधित है, सही है, शिशुनाग वंश से संबंधित थे। शिशुनाग अगर हम वंश की बात करें तो इसके संस्थापक कौन हुए थे, सही है, शिशुनाग खुद हुए थे, सही है, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग खुद हुए थे और उन्हीं का पुत्र कौन बने थे, कालाशोक। कालाशोक जो है किस धर्म को स्वीकार किया था, सही है, बौद्ध धर्म को उन्होंने स्वीकार करने का प्रयास किया था और किया भी था। इसके बाद अगर हम बात करेंगे शिशुनाग वंश का पीरियड जो है कब से कब तक रहा था, शिशुनाग वंश का पीरियड कब से कब तक, एक दिन और करवाए थे, सही बोल रहे हैं, 412 से लेकर के सही है 344 जो बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। इस बुक में गलत शायद दिया गया है, इसको ठीक कर लीजिएगा। हाँ, इसमें जो है ये जो है आपका 395 लिख दिया, 394 लिख दिया गया, ये गलत है। आपको जो है शिशुनाग की अगर हम बात करेंगे तो आपका शिशुनाग का जो पीरियड है वो 412 BC से लेकर के 344 BC तक पीरियड है। इससे पहले तो क्या था, तो हर्यक वंश, हर्यक वंश की अगर हम बात करेंगे तो 544 BC से लेकर के कितना 412 BC तक। तो मगध को विस्तार करने में जो 3 वंश आए वो सबसे महत्वपूर्ण रहा। एक तो आपका हर्यक वंश रहा, इसके बाद शिशुनाग वंश रहा और इसके बाद नंद वंश रहा। अगर हम तीनों की पीरियड की बात करेंगे तो हर्यक वंश की अगर हम पीरियड की बात किए तो 544 से 412 BC हो गया। इसके बाद शिशुनाग की बात करेंगे तो 412 से 344 BC हो जाएंगे। नंद वंश की बात करेंगे तो 344 BC से लेकर के 322 BC तक, 322। इसके बाद आपका मौर्यकाल स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार से उसका पीरियड रहा था। इसके बाद बताएगा किसने अपनी राजधानी को जो है वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया था, कालाशोक की, सही है, पाटलिपुत्र से जो है वैशाली से पाटलिपुत्र जो है कालाशोक के द्वारा राजधानी ले गया गया था। अगर हम बात करेंगे पहले बार जो है मगध की राजधानी कहाँ बनाया गया था, गिरिब्रज, सही है। मगध के संस्थापक कौन थे, मगध के संस्थापक कौन थे, विदरथ और जरासंध, सही है, विदरथ और जरासंध जो थे वो मगध के संस्थापक हो जाएंगे। लेकिन मगध को विस्तार जो किए थे वो बिंबिसार हो गए। इसके बाद भी कई सारे शासक देख सकते हैं, कालाशोक हो सकते हैं, शिशुनाग हो सकते हैं, महापद्मनंद हो सकते हैं। ये सब शासक जो थे वो मगध को विस्तार किए थे, लेकिन संस्थापक विदरथ और जरासंध दोनों थे। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करेंगे किसने जो है राजधानी राजगिरी से हटा करके वैशाली बनाया था, मगध की राजधानी किसने जो है राजगिरी से हटा करके, और वैशाली तो सही है शिशुनाग की, सही है, शिशुनाग ने जो है
अपनी राजधानी को जो है हटा लिया था राजगिरी से और वैशाली में बना लिया था। लेकिन उसके पुत्र फिर क्या किए, तो पुनः जो है सो वो आपका वैशाली से पाटलिपुत्र लेकर के चल गए। सही है। इसके बाद बताएगा पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सही है, उदयन के द्वारा किया गया था। जो आधुनिक नाम हम पटना देख रहे हैं, पटना जो पटना नाम पड़ा किसके नाम से पड़ा है? पाटन देवी के नाम से। सही है। आप मंदिर भी है पाटन देवी का मंदिर जो कि पटना में ही है, उसी मंदिर के नाम से जो है वो पटना शहर का नाम पड़ा था। इसके बाद बताएगा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है क्या कहा था? सही है, सेंड्रोकोटस कहा था। इसकी पहचान जो है विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से किया है। सही है, विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से किया है। इसके बाद बताएगा बिंबिसार की हत्या जो है किसके द्वारा किया गया था? अजातशत्रु के। देखिएगा हर्यक वंश में 3 शासक जो हुए थे वो इम्पोर्टेंट शासक थे। पहला तो आपका बिंबिसार हो गए, इसके बाद उसके पुत्र की बात करेंगे तो अजातशत्रु हो जाएंगे और उसके बाद उदयन हो जाएंगे। इसमें क्वेश्चन आपको पूछा भी जाता है इनमें से किस शासक को पितृहंता शासक के नाम से जाना जाता है? तो अजातशत्रु को ही जाना। वो क्या किया था? या पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं तो हर्यक वंश को जानते हैं, लेकिन व्यक्ति अगर पूछे तो आपका अजातशत्रु ही हो जाएंगे। क्योंकि अजातशत्रु की अगर हम बात करेंगे तो अजातशत्रु अपने पिता को ही मार दिए थे और अजातशत्रु को बेटा ही अपने पिता को मारे। उदयन की अगर हम बात करेंगे तो उदयन भी जो है अपने पिता को मार दिए थे, अजातशत्रु भी अपने पिता को मार दिए थे ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे बताना है ये काला शोक के बारे में बता रहे थे। काला शोक जो है किस बौद्ध संगीति में भाग लिया था? दूसरे बौद्ध संगीति में भाग लिया था। सही है। और हम आपको बताए थे दूसरे बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध संघ जो है 2 पार्ट में बटा था। वो कौन कौन सा था? सही बोल रहे हैं। एक तो आपका स्थिरवाद था और एक आपका महासंदिग्ध था। सही है, स्थिरवाद और महासंदिग्ध था। तो जिसमें हम बताए थे जो स्थिरवाद किसे कहा गया? जो बौद्ध को स्वीकार करते रहे, जो बौद्ध में पहले से लोग थे उसे स्थिरवाद कहा गया। और कुछ उसी में से बौद्ध सन्यासी को 10,000 बौद्ध सन्यासी को निकाला गया था, वो एक अलग संघ बना लिए थे, उसे ही क्या कहा गया? तो महासंघिक कहा गया ना। इसके बाद बताना है, कल ही बताए थे जो आपका बौद्ध के अगर हम बात करेंगे तो बौद्ध धर्म एक विनय पिटक को देख रहे हैं और एक सूत पिटक को देख रहे हैं। तो विनय पिटक और सूत पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति में हुआ? प्रथम बौद्ध संगीति में। प्रथम बौद्ध संगीति में जो है सूत पिटक और विनय पिटक। टोटल कितने पिटक थे? 3 पिटक था। सही है। कौन कौन? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो पहला बौद्ध संगीति में तो देख लिए विनय पिटक और सूत पिटक की रचना हुआ। अभिधम पिटक की रचना जो है किस बौद्ध संगीति में? तीसरे बौद्ध संगीति में। सही है, तीसरे बौद्ध संगीति में जो है अभिधम पिटक की रचनाएं हुई थी। इसके बाद देगा बौद्ध द्वारा दिया गया उपदेश किस पिटक में? सूत पिटक में। सही है, आप याद रख सकते हैं जो सो करके अपना उपदेश दे रहे हैं बौद्ध। तो सूत पिटक की अगर हम बात करेंगे तो उपदेश जो उनका है वो सूत पिटक में ही वर्णन किया गया। इसके बाद भी बताए थे जो एक हीनयान और महायान दोनों अलग अलग संप्रदाय बट गया था बौद्ध धर्म का किस बौद्ध संगीति में? चतुर्थ बौद्ध संगीति में ना। बौद्ध धर्म में जो है महाविभाजन हुआ जिसमें महायान और हीनयान 2 अलग अलग संप्रदाय हो गए। ये बताना है आपको हीनयान जो संप्रदाय था वो किस लैंग्वेज का प्रयोग किया था? सही है, पाली। और महायान? सही है, पाली सूक्ष्म, यानी वो धीरे धीरे जब लास्ट चलने लगा तो पाली खत्म ही हो गया था। आप पाली का नाम उसमें नहीं ले तो ही ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो वो महत्व देने लगा वो संस्कृत का ही महत्व दिया। तो महायान जो संप्रदाय के लोग हुए, एक तो वो बौद्ध धर्म के जो है मूर्ति बना के पूजा किया करते थे, दूसरी तरफ वो संस्कृत लैंग्वेज का प्रयोग करने लगे। यानी ये कहें तो जो पहले पुरानी चीज़ें चल रही थी उत्तर वैदिक सभ्यता का, वही चीज़ फिर से लाने का जो है काम करने लगे। तो बौद्ध धर्म के पतन का एक भी कारण ये भी हो सकता है, ये भी एक कारण बन सकता है। इसके बाद बताएगा सातवाहन की अगर हम बात करते हैं, सातवाहन वंश के जो है प्रमुख शासक कौन कौन थे? सिमुक हो जाएंगे, सतकर्णी हो जाएंगे, गौतम पुत्र हो जाएंगे ना। तो ये सब थे। सही है। इसके बाद बताएगा किसने 2 अश्वमेध यज्ञ एवं 1 राजसूय यज्ञ करवाया था? यही सातवाहन में बताना है आपको। सही है, सतकर्णी के द्वारा ही करवाया गया था। सही है, जो कि सातवाहन वंश से ही संबंधित है। और ये बताना है आपको ब्राह्मण को भूमि अनुदान देने की प्रथाएं सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? सही है, सातवाहन शासक के द्वारा ही किया गया था। सही है, सातवाहन शासक के द्वारा किया गया था। और ये भूमि दान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण जो है किस शताब्दी से मिलता है? मतलब किस में मिलता है ये बताना, किस अभिलेख में? भूमि दान का सर्वप्राचीन पुरालेख प्रमाण जो है कौन से अभिलेख में मिलता है? नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख याद रखिएगा, इसमें जो है इसकी चर्चाएं की गई है नानाघाट अभिलेख में। इसके बाद बताएगा
तांबा की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, किसके कारण? सही है, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट के कारण, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट के कारण जो है बनाती है। इसके बाद बताएगा राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी है? सही है, 15,000 होते हैं। सही है, 15,000 हो जाएंगे। राष्ट्रपति एक चुनाव में खड़ा होने के लिए जो उनके साथ क्या क्या शर्त होनी चाहिए? उसको जो पागल या नहीं दिवालिया घोषित। सही है, सबसे पहले तो उनको 35 वर्ष आयु होना चाहिए, उस क्राइटेरिया को फुलफिल होना चाहिए। इसके बाद भी वो किसी लाभ के पद पे न हो, दिवालिया या पागलपन किसी प्रकार की चीजें नहीं हो। इसके बाद भी अगर हम बात करते हैं तो उनके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। इसके बाद भी लोकसभा के जो है मतलब सदस्य बनने की योग्यता हो, यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बनने योग्यताएं उनके पास हो, तो इस प्रकार की चीजें जो है अगर है तो वो लोग राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर ये जमानत राशि 15,000 है, कितना कुल वोट का कितना प्रतिशत या कितना जो है वोट नहीं ला पाएगा कि ये जमानत राशि खत्म हो जाएगी? 1/6, यानी जितना वोट उस मतदान में पड़ा है, अगर 1/6 नहीं लाते हैं तो क्या हो जाएगा? वो जमानत राशि जो है जब्त हो जाएगा, वो उल्टा नहीं मिलेगा। इसके बाद बताइएगा 1997 से पहले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक की जरूरत है? 10-10 है, 10-10 है, 10-10 है। सही है, याद रखना है। 1997 से पहले है, हाँ, से पूर्व जो है प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या की बात करेंगे तो 10-10 था। हाँ, राष्ट्रपति में 1997 से पहले की बात कर रहे हैं तो कितना? अभी वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो 50 और उसकी जमानत राशि पहले कितना था? तो 2500 है। हाँ, 2500 था, याद रखना है, 2500। अभी वर्तमान में जमानत राशि 15,000 है। सही है। इसके बाद देगा कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया था? टाटा। सही है। टाटा की स्थापना कब हुआ? टाटा का स्थापना 1868 में हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में था। 1868 में टाटा की स्थापना, 1868 में। टाटा स्टील प्लांट की स्थापना 1907 में, ये याद रखेगा। टाटा स्टील प्लांट है जो कि जमशेदपुर, आप जानते होइएगा, तो उसकी स्थापना 1907 में हुआ था। सीधे टाटा की स्थापना की बात करेंगे तो 1868 में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में था। इसके बाद 1868 याद रखिएगा। इसके बाद बताइएगा, और ये पहली जो कार निकाला था इलेक्ट्रिक कार, उसका क्या नाम था? लव बर्ड। सही है, लव बर्ड था इसका नाम। और ये कब निकला था? 1993 में निकाला था। इसके बाद बताइएगा काजू की खेती जो होती है किस मिट्टी में सर्वाधिक होती है? सही है, लेटेराइट मिट्टी में होती है। और कपास की खेती किस मिट्टी में सर्वाधिक? सही है, काली मिट्टी में होती है। सही है, काली मिट्टी में होती है। अगर हम बात करते हैं जैसे लेटेराइट मिट्टी को लेकर के, तो सर्वाधिक जो है कहाँ पाया जाता है? सही है, कर्नाटक, केरल वगैरह क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और कुछ क्षेत्र जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती है, तमिलनाडु के क्षेत्र में भी पाई जाती है। इसके बाद बताइएगा द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? सही है, निक्षेपण कहलाता है। सही है, जब भी कोई अगर हम बात करें गैस अवस्था में है और उसको जो है बिना द्रव के सीधे ठोस में ले आए तो उसे निक्षेपण कहते हैं। और जब कोई ठोस है उसको सीधे जो है गैस में परिवर्तित कर दिए तो ऊर्ध्वपातन कहेंगे ना, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन में एग्जाम्पल में अगर हम बात करें जैसे कपूर, नेफ्थलीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो हाँ, एल्युमिनियम क्लोराइड भी हो गया, अमोनियम क्लोराइड भी हो गया। तो ये सब चीजें जो है सीधे ठोस है और उसे गैस में परिवर्तित हो जाती है, उसे ऊर्ध्वपातन कहेंगे। लेकिन वही चीज अगर जो है गैस अवस्था में है और उसको पुनः सीधे ठोस में लाएंगे तो उसे निक्षेपण कहते हैं। सही है, निक्षेपण हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा गैस से द्रव बनने की परिघटना क्या कहलाता? संघनन। सही है, संघनन हो जाएंगे। सही है, संघनन हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा पीआर सीजेस और सविता पुनिया किस खेल से संबंधित है? सही है, हॉकी से संबंधित है। सही है, हॉकी हो जाएंगे। चाबी सर को दे दीजिएगा, बोल रहे थे वहाँ काम है। इसके बाद बताइएगा रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक होता है वो कौन सा? प्लेटलेट्स। कहाँ? यहाँ नहीं, सामने दे दीजिए। प्लेटलेट्स हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा
सामान्य मनुष्य के शरीर में जो है कितना लीटर ब्लड होता है? सही है, 6 लीटर सही है, 5 से 6 लीटर आप कह सकते हैं, सही है, 6 लीटर के अराउंड में होता है। इसके बाद बताएगा रक्त को कितने भागों में बांटा गया? कौन कौन सा? सही है, रुधिर कणिकाओं की अगर बात करेंगे तो उसको 3 पार्ट में बांटे हैं, लेकिन पूरे अगर ब्लड की बात करेंगे तो वो 2 पार्ट में, जैसे कि एक प्लाज्मा है और एक यही है रुधिर कणिकाएं हैं ना, रुधिर कणिकाएं हो जाएंगे और एक प्लाज्मा हो जाएंगे। तो रुधिर कणिका को अगर हम बात करें तो इसको 3 पार्ट में बांटा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सही है। इसके बाद मनुष्य के शरीर में जो है रुधिर का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? सही है, 55% प्लाज्मा होता है और शेष जो है 45% रुधिर कणिकाएं एवं प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं। इसके बाद प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? 90% जल। प्लाज्मा में 90% जल। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो मनुष्य के शरीर में सारे रुधिर का कितना प्रतिशत प्लाज्मा? 55%। रुधिर का 55% प्लाज्मा और वो प्लाज्मा में जो है 90% जल है। हाँ, जल है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद बताएगा जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो अपनी स्वीकृति को देना ही उसे पड़ेगा या नहीं दे सकता? देना ही पड़ेगा। इस बात को याद रखना है, जो देना ही पड़ेगा। और ये कौन से संविधान संशोधन में ऐसा वादा किया गया? सही है, 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971 में। और इसमें ये कहा गया जो अगर संविधान संशोधन के विषय में राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव जाती है तो वो उस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है, उसे देना ही स्वीकृति पड़ेगा। ये कौन सा संविधान संशोधन? 24वां संविधान संशोधन। और ये क्वेश्चन आप 2213 के मेंस में जाकर के उल्टा करके देखिएगा, उसी का सॉरी वही तो है ही, बुक ही वही है, तो हमको वहाँ चल गया दिमाग। हाँ, तो देखिए जो है यही पूछा भी गया। हाँ, और ये 2213 में ही होगा, ये पूछा गया था। इसके बाद बताइएगा संविधान संशोधन की बात करते हैं किस आर्टिकल में? 368 में। सही है, आर्टिकल 368 में हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करें भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में, हालांकि उस समय का करंट है, छोड़ दीजिए ये। इसकी बात बताइएगा उष्मागति के दूसरा नियम का तात्पर्य क्या है? सही है, किसी उष्मा इंजन की दक्षता जो है कभी 100% नहीं होती है। सही है, 100% नहीं हो पाएगी। इसके बाद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? सही है, आर्टिकल 78 हो जाएंगे। सही है, आर्टिकल 78। राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में? 52 में। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, आर्टिकल 53 में। सही है। कार्यपालिका का विस्तार की बात करेंगे किस आर्टिकल? 73 में। तो याद रखिएगा कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी, ये आर्टिकल 53 में है, लेकिन कार्यपालिका का विस्तार की बात करेंगे तो 73 आर्टिकल में है। इसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करेंगे तो आर्टिकल 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात करेंगे तो 55 में। राष्ट्रपति के पदावधि की बात करेंगे तो 56 में। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन की बात करेंगे तो 57 में। राष्ट्रपति की योग्यताएं की बात करेंगे तो 58 में। और राष्ट्रपति के जो है शर्त की बात करेंगे तो 59 में है। और राष्ट्रपति के शपथ की बात करेंगे तो 60 में है। और राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करेंगे तो 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है वो किस सदन में सबसे पहले लगाया जाता है? सही है, दोनों में से किसी सदन में जो है पहले वो पेश कर सकते हैं। इसके बाद बताइएगा बताना है 2023 में जो है क्रिकेट विश्व कप में जो है कौन सा देश जीता था? ऑस्ट्रेलिया जीता था। किसको हराया था? भारत को हराया था। कितने विकेट से हराया था? 6 विकेट से हरा दिया था। सही है, 6 विकेट से हरा दिया था। विश्व कप की अगर हम बात करते हैं तो भारत अब तक कितनी बार जीता? 2 बार जीता है। कब कब जीता था? 1983 में और 1911 में, 2011 में जीता था। 1983 में जब जीता था तो उस समय भारतीय कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। और 2011 में जब जीते तो महेंद्र सिंह धोनी। सही है, महेंद्र सिंह धोनी। पिछले बार जो विश्व कप हुआ था उसमें सर्वाधिक रन जो है भारतीय खिलाड़ी कौन लगाया? सही है, विराट कोहली के द्वारा लगाया गया था। सही है, चलिए। और सबसे ज्यादा विकेट की बात करें तो मोहम्मद शमी के द्वारा ही लिया गया था। सही है, पूछ लेते हैं लुसेंट में आपका क्या था? वैष्णव धर्म। चलिएगा, वैष्णव धर्म में, ये तो कल हम पूछे भी थे ना। बताइएगा वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी जो है किससे मिलती है? सही है, उपनिषद से मिलती है ना, उपनिषद से मिलती है। इसके बाद बताइएगा
वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन हुए? कृष्ण हुए। सही है, कृष्ण हो जाएंगे। सही है, कृष्ण हो जाएंगे। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम जो है किस उपनिषद में किया गया? छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। सही है, छांदोग्य उपनिषद हो जाएंगे। विष्णु के जो है कितना अवतार है? सही है, 10 अवतार का उल्लेख मिला है। हाँ, जो कि 10 अवतार की अगर हम बात करें तो कौन कौन सा है देख लीजिएगा। एक तो मत्स्य है, कूर्म है, वराह है, इसके बाद नृसिंह है, वामन है, परशुराम है, राम है, बलराम है, बुद्ध है और कलिक है। तो ये सीक्वेंस में ही आपको दिया गया, 1 2 3 करके दिया गया। एक बार एग्जाम में आ गया था, एग्जाम में आया था, बुद्ध के बारे में बताया गया था जो कम्य थे। हाँ, तो याद रख 90 है। हाँ, कलिक आपका जो हो जाएंगे वो आपके 10 में हो जाएंगे। इसके बाद देगा जिसमें बताना है गुप्त काल में विष्णु का जो है सर्वाधिक अवतार जो है, प्रसिद्ध अवतार की बात करें कौन सा था? सही है, बड़ा अवतार हो जाएंगे। सही है, बड़ा अवतार हो जाएंगे। इसके बाद देगा विशिष्टाद्वैत, ये एक प्रकार का मत था। ये किस आचार्य के द्वारा दिया गया? सही है, रामानुजाचार्य के द्वारा ही दिया गया था। एक द्वैत मत था, ये किन के द्वारा दिया गया था? सही है, आनंद तीर्थ के द्वारा। सही है, आनंद तीर्थ के द्वारा ही दिया गया था। शुद्धाद्वैत की बात करेंगे तो ये किसके द्वारा? सही है, वल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया था। द्वैताद्वैत की बात करेंगे तो निम्बकाचार्य के द्वारा दिया गया था। सही है। इसके बाद बताना सनक संप्रदाय के आचार्य कौन हुए? सही है, निम्बकाचार्य। जिससे संबंध अगर मत की बात करेंगे तो द्वैताद्वैत इनका मत रहा है। इसके बाद रुद्र संप्रदाय की बात करेंगे तो इनका मत क्या था बताना है? शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत याद रखना है। रुद्र की बात करेंगे तो शुद्धाद्वैत। और आप जानते भी होंगे शिव के लिए रुद्र की प्रयोग भी किया गया है, शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप इससे भी थोड़ा याद रख सकते हैं। रुद्र शुद्धाद्वैत यानी शुद्ध शिव ना, इससे थोड़ा सा आप जोड़ सकते हैं। तो रुद्र संप्रदाय की बात करेंगे शुद्धाद्वैत होंगे, और इसके आचार्य की बात करेंगे तो वल्लभाचार्य होंगे। ब्रह्म संप्रदाय की अगर मत की बात करें तो द्वैत, मत की बात करेंगे तो द्वैत था, और इसके आचार्य की बात करेंगे तो आनंद तीर्थ हो जाएंगे। वैष्णव संप्रदाय का मत क्या था? विशिष्टाद्वैत, और इनका आचार्य कौन हुए? रामानुज। सही है। बरकरी एक प्रकार का संप्रदाय था, इसके संस्थापक कौन थे? नामदेव। सही है, नामदेव हो जाएंगे। श्री वैष्णव के संस्थापक रामानुज। रामानुज सही है। इसके बाद ब्रह्मसूत्र के जो है पुस्तक है ब्रह्मसूत्र, उसके संस्थापक कौन हुए? ब्रह्मसूत्र के जो है संस्थापक रामानुज ही थे। ब्रह्मसूत्र के रामानुज ही हो जाएंगे। सही है। और इनका प्रमुख संप्रदाय कौन सा था? श्री वैष्णव। श्री वैष्णव था। दास बोध के संस्थापक कौन थे? सही है, रामदास। इधर भी दास उधर भी दास लगा हुआ है, तो आप इसे भी जोड़ सकते हैं। दास बोध के रामदास हो जाएंगे, और इनका संप्रदाय कौन सा था? परमार्थ। परमार्थ हो जाएंगे। सही है, राइट। इसके बाद बताइएगा अध्यात्म रामायण की अगर हम बात करेंगे तो इसके संस्थापक कौन थे? रामानंद हो जाएंगे, और इनका संप्रदाय क्या था? राम भक्त। राम भक्त। सही है। अंकोर वाट का मंदिर जो है ये कहाँ में स्थित है? सही है, कंबोडिया में स्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया था? राजा सूर्यवर्मा के द्वारा बनाया गया था। राजा सूर्यवर्मा सेकंड के द्वारा बनवाया गया था। सही है, सूर्यवर्मा सेकंड के द्वारा बनाया गया था। कितनी शताब्दी में ये बनाया गया था? ये पूछा गया प्रश्न है। ये जो है आपका पूछा गया अंकोर वाट का मंदिर जो है कितनी शताब्दी में बनाया गया? 12वीं शताब्दी में। याद रखिएगा 12वीं शताब्दी में ये बनाया गया है, जो कि 1113 से लेकर के 1150 के मध्य जो है ये बना था। इसके बाद बताएगा विष्णु के सबसे ऊंची मूर्ति की अगर हम बात करेंगे तो यही मंदिर है, मूर्ति है, जो कि 10.5 मीटर है, फीट है, सॉरी 10.5 फीट की है। इसके बाद बताइएगा मिर्दा था ना, जलवायु था, और थोड़ा सा कल से इसमें पूछ ही लिए थे ना, इसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं, कल पूछ ही लिए थे। चलिएगा बताइएगा जहाँ सारा वर्ष औसत मासिक तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है उसे किस प्रकार की जलवायु कहते हैं? सही है, उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। सही है, उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। जहाँ सारा वर्ष जो है यानी हर वर्ष जो है उस वर्ष में जो है प्रत्येक दिन आप जो है औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है उसे उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। इसके बाद बताइएगा कोपेन की पद्धति पर आधारित भारत की जलवायु कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। सही है, 5 प्रकार के। इसी 5 प्रकार में है एक आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु, शुष्क जलवायु, गर्म जलवायु, हिम जलवायु और बर्फीली जलवायु। सही है, जिसे बताना जहाँ सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है उसे कौन से जलवायु कहते हैं? हिम जलवायु। सही है, हिम जलवायु यानी 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक महीने का और -3 डिग्री सेल्सियस से कम, तो उसे हिम कहते हैं। इसके बाद बताइएगा जहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है उसे कौन सा जलवायु? गर्म जलवायु। सही है, गर्म जलवायु हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा
जहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, वो इस किस प्रकार की जलवायु कहते हैं? बर्फीली जलवायु। सही है, 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है तो उसे बर्फीली जलवायु कहते हैं। इसके बाद बताएगा मौलिक अधिकार पूरा। चलिए मौलिक अधिकार बताएगा। बालात श्रम जो है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 23 में है। मानव के कभी कभी आपको ये बालात न दे करके आपको ये भी दे सकता है, मानव के दुर्व्यवहार आपको दे सकता है, तो आर्टिकल इसको याद रखिएगा, बालात कभी कभी नहीं देता है, तो ये आर्टिकल 23 हो जाएंगे। और एक बाल श्रम है 24। हाँ, ये आर्टिकल 24 में है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसके बाद बताएगा बालक के, अभी जस्ट बताए थे, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी इसी को बाल श्रम कहते हैं, तो ये आपके आर्टिकल 24 में हो जाएंगे। सही है, आर्टिकल 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम बच्चों का काम नहीं करवाना। सही है, अगर उसकी आयु 14 वर्ष से कम है तो किसी कल कारखाना में जो है आप काम नहीं करवा सकते हैं, वो काम करने लायक नहीं है, तो ये आर्टिकल जो है आपका 24 कहता है। इसके बाद बताएगा अंतःकरण की और धर्म की आबंध रूप से मानने, आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रताएं, आर्टिकल 25 में है। सही है, धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता, सही है, आर्टिकल 26 में। तो पहला 25 की अगर हम बात करें, क्योंकि 25 से 28 तक ही दिया गया धार्मिक कार्यों के बारे में, तो 25 में, आर्टिकल 25 में है जो किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं। हाँ, और इसके बाद अगर हम आर्टिकल 26 में अगर हम बात करेंगे तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, आप उसमें कार्य कर सकते हैं, इसकी आपकी स्वतंत्रता दिया गया है। इसके बाद बताना है कर से मुक्त, अगर हम बात करेंगे कर जैसी व्यवस्थाएं की बात करेंगे तो आर्टिकल 27 में। ठीक है, इसके बाद बताएगा राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये आर्टिकल 28 है, आर्टिकल 28 में है, ये आर्टिकल 28 में हो जाएंगे। और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात करेंगे तो आपका आर्टिकल 29 हो जाएगा, जिसमें कह रहा है कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। यानी वो किसी भी कास्ट से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है जो उसका शिक्षाएं ये है, उसका लैंग्वेज ये है तो उसे आप एडमिशन के लिए रोक सकते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, इस पे रोक लगाता है। इसके बाद बताएगा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 30 में। यानी कोई भी व्यक्ति जो है अल्पसंख्यक वर्गों की अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है। हाँ, वो आर्टिकल जो है शैक्षणिक संस्था चलाने की बात करेंगे तो आर्टिकल 30 में दिया गया है। सही है, इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करेंगे तो आर्टिकल 32 में। सही है, उच्चतम न्यायालय जो है जब किसी व्यक्ति का जो है मौलिक हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार उसका हनन हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास वो जा सकता है। और वो कितने प्रकार की रिट जारी करेंगे? तो सही है, सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार के रिट जारी करेंगे, किस आर्टिकल का प्रयोग करके? आर्टिकल 32 का प्रयोग करके। सही है, कौन कौन सा रिट हो सकता है? सही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो सकता है, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण ना, और एक अधिकार परीक्षा हो सकता है। सही है, यानी अधिकार परीक्षा की बात करेंगे तो जैसे कि मान के चलिए कोई व्यक्ति धोखाधड़ी से नौकरी कर लिया, तो उसके ऊपर जो है अगर आप सूचना देते हैं कोर्ट में जा करके, तो वो पूछेगा, जो मजिस्ट्रेट पूछेगा जो आप किस अधिकार से जो है ये जॉब पाए हैं, तो ये आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार परीक्षा हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया। सही है, इसके बाद देगा ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात की है तो ये किस भाषा का है? लैटिन भाषा से लिया गया है। सही है, लैटिन भाषा से लिया गया है और इसका मतलब होता है आपके पास शरीर है। हाँ, आपके पास शरीर है, इसका मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का। मतलब आपको अगर कोई गिरफ्तार किया तो 24 घंटा के अंदर समय। हाँ, वो सशरीर। सही है, और 24 घंटा जो देता है ना, वो जाने और आने के समय को छोड़कर। सही है, उस समय को छोड़। इसके बाद देगा परमादेश का मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं। सही है, हम आदेश देते हैं, यानी परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने वाणिज्य कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता। हाँ, सही से काम, अब जॉब हुआ, आप बिहार दरोगा में जॉब पा ली हैं, आप सही तरीका से काम नहीं कर रहे हैं, कुछ इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो आपके ऊपर जो है परमादेश जारी कर सकता है। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे हाई कोर्ट जारी करने का, तो वो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 226 का प्रयोग करके वो कर सकता है। प्रतिषेध लेख का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रोकना। हाँ, रोकना, यानी अगर मान के चलिए हाई कोर्ट के अंदर वो चीजें आ रही है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर ये आरोप लगा सकता है ये आपके क्षेत्र के बाहर, अंदर नहीं है, इस पे आप काम नहीं करें, तो यही चीज है आपका उत्प्रेषण लेख। इसके बाद एक उत्प्रेषण होता है।
अभी प्रतिषेध लेख बोले थे ना, अभी उत्प्रेषण की बात करें तो इसका शादी कर क्या होता है? प्रमाणित होना या सूचना देना, प्रमाणित होना या सूचना देना होता है, सही है। इसके बाद देगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य कब आया था? 1967 में, सही है, 1967 में आया था, सही है, 1967 में आया था। इसके बाद देगा सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद ये कब आया था? यही था 1967 में ही था, 1967 में ही आया था, सही है। हाँ, इसमें क्या था? मूल अधिकार में संशोधन पर रोक लगा दिया था। हाँ, इसमें जो है मूल अधिकार में संशोधन आप नहीं कर सकते हैं, इसका इस बात का जो है ये कहना था, यानी किसका? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब संघवाद का कहना था। तो ये आया था कब? 1967 में आया था, सही है। और इसमें ये कहा गया जो मूल अधिकार में संशोधन संसद नहीं कर सकता। हाँ, इसके बाद देगा किसमें बताया गया जो मूल अधिकार में संविधान संसद संशोधन कर सकता है? सही है, 24वां संविधान संशोधन के तहत ही बताया गया, जो कि कब हुआ था? 1971 में हुआ था, सही है। और 368 में जो है आप संशोधन कर सकते हैं, सही है। आर्टिकल की बात करेंगे तो एक आपका अनुच्छेद की बात करेंगे तो 13 में और 368 में आप संशोधन जो है किया जाता है। हालांकि 368 के प्रयोग करके ही संविधान संशोधन होता है, अगर अलग अलग आर्टिकल की देखेंगे तो 13 को भी संशोधन करना है। इसके बाद देगा केशवानंद भारती बनाम राज्य की अगर हम बात करते थे कब आया था? केशवानंद, डेट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन पॉलिटी में अगर हम बात करेंगे तो 70% ये कह सकते हैं केशवानंद भारती बनाम को लेकर के जो है बहुत सारी चीजें हैं और संविधान का बहुत सारा चीज इसमें छुपा हुआ। हाँ, तो इसका डेट या 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल। और पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल, याद रखिएगा। पंचायती राज दिवस भी 24 अप्रैल को, और जो केशवानंद भारती बनाम राज आया था केरल, ये भी 24 अप्रैल 1973 को ना, 24 अप्रैल 1973 को आया था ये। इसके बाद देगा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ये कब आया था? 1980 में आया था। किसमें ये कहा गया जो प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें सही ढंग से, सही तरीका से जो है अगर संसद जो है चाहे तो उसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल प्रवृत्ति में चेंज नहीं कर सकती। हाँ, केशवानंद भारती बनाम में ही कहा गया जो प्रस्तावना संविधान का अंग है, उससे पहले प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं माना था। हाँ, लेकिन केशवानंद भारती बनाम में ही जाने केशवानंद भारती बनाम में ही कहा गया जो है सो प्रस्तावना भी संविधान का अंग है और उसमें जो है सही तरीका से उसे संशोधन किया जा सकता है और संसद संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद देगा मूल हो गया, वंश धर्म हो गया, मूल वंश हो गया, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं करना, ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 15 में, सही है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता हो गया था किस आर्टिकल में? 16 में, सही है। विचार अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण सम्मेलन की बात करेंगे तो आर्टिकल 19 हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताइएगा अल्पसंख्यक को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार 29 में, सही है। अल्पसंख्यक को अपने धर्म के प्रचार हेतु शिक्षण संस्थान की स्थापना का अधिकार आर्टिकल 30 में, सही है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण आर्टिकल 14 में, और ये जो है कहाँ से, किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। विधि के समक्ष समानता की बात करें तो ब्रिटेन से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करेंगे तो जापान से। तो याद रखिएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान है और विधि के समक्ष समानता की बात करेंगे तो ब्रिटेन हो जाएंगे। इसके बाद इसमें विधि का समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण आपका रहेगा तो वो आपका अमेरिका है। विधि की समानता की बात करेंगे तो आपका ब्रिटेन, संरक्षण की बात करेंगे तो अमेरिका है। इसके बाद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करेंगे तो जापान है, सही है। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करेंगे तो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 20 में हो जाएंगे, सही है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है, सही है, आर्टिकल 21 में हो जाएंगे, सही है। जीवन जीने का अधिकार भी आर्टिकल 21 ही बताता है, सही है। इसके बाद देगा प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के क में, सही है। और ये जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे जोड़ा गया था। कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी से संरक्षण किस आर्टिकल में? आर्टिकल 22 हो जाएंगे, सही, आर्टिकल 22। बलात्श्रम अभी जस्ट बताए थे, आर्टिकल 23 हो जाएंगे, सही है। यानी ये संबंधित है मानव के दुर्व्यवहार से संबंधित है। हाँ, इसके बाद रहेगा हाँ दुर्व्यापार कह सकते हैं या दुर्व्यवहार कह सकते हैं, इससे संबंधित है जो कि बलात्श्रम है, आर्टिकल, हाँ, बेगारी जिसको आप बोल सकते हैं। तो ये आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 23 में वर्णित है। इसके बाद रहेगा कारखाने आदि में बच्चे को नियोजन से प्रतिषेध, ये आर्टिकल 24 सही है। अभी जस्ट देखे थे धर्म की अभिव्यक्ति के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता 25 में था, सही है। इसके बाद एक बताए थे धार्मिक संस्थाओं में संचालन की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में था। किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु
कर से छूट 27 आर्टिकल 27 में था, सही है। कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता है आर्टिकल 28 में, सही है। कुछ विशिष्ट संस्थाओं में जो है धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता की बात करेंगे तो आर्टिकल 28 में वर्णित है। इसके बाद बताइएगा फिजिक्स है ना, कहाँ से था